विजय भारती। पिटारा। पिटारा में आज सेहतनामा। नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का सेहतनामा कार्यक्रम। सेहतनामा कार्यक्रम में आज का विषय है एनेस्थीसिया से जुड़ी हुई बातें। इस विषय पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर दीपाली त्रिवेदी को। आप एनेस्थीसिया विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर दीपाली, आइए, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और अपने सब श्रोताओं को भी सुनने के लिए पहले से ही धन्यवाद देती हूँ और नमस्कार करती हूँ आप सबको। डॉक्टर, अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए, अपना परिचय थोड़ा सा बताइए। मैं एनेस्थीसिया और आईसीयू की विशेषज्ञ हूँ और एचसीजी कैंसर सेंटर में काम करती हूँ। एचसीजी कैंसर सेंटर जो है ये मुंबई में 2 जगह स्थित है और बाकी भी जगह पे हमारे काफ़ी सारे अस्पताल है। ये खाली कैंसर से हम ट्रीटमेंट करते हैं और कैंसर की सब तरीके की इलाज यहाँ पे होते हैं। ये अस्पताल में मैं एनेस्थीसिया और आईसीयू की स्पेशलिस्ट हूँ मुंबई में। जी डॉक्टर दीपाली, बहुत सारे सवाल उमड़ घुमड़ कर रहे हैं हमारे मन में। सबसे पहले बताइए कि एनेस्थीसिया आखिर है क्या और ये किस तरह से कारगर होता है, मरीजों पर ये किस तरह से असर करता है? ममता जी, देखिए, हर बार कभी कोई भी मरीज आता है तो उनको ऑपरेशन का डर नहीं लगता है। उनको डर लगता है कि हमें बेहोशी का डर लग रहा है मैडम, हमें ऑपरेशन का डर नहीं लग रहा है। तो हम उनसे कहते हैं कि आपको डर किसका लग रहा है? हम तो आपको बेहोश कर रहे हैं। तो एनेस्थीसिया यानी कि बेहोश करना और शरीर की जो सनसनी है, जो संवेदना है, उसको कम करना। तो ये जो है ये इसके काफ़ी प्रकार है। आपके एक छोटे से शरीर के हिस्से को सनसनी दूर कर सकते हैं, या तो एक बहुत बड़े ऑपरेशन के लिए, समझ लीजिए हार्ट का ऑपरेशन है या मेंदू का ऑपरेशन है, उसके लिए लंबे समय तक आपको बेहोश रखना। जी, इस विद्या का नाम है एनेस्थीसिया। जी, और एनेस्थीसिया के तरीके क्या क्या हैं? किस तरह से एनेस्थीसिया दिया जाता है मरीज को? हाँ जी, तो एनेस्थीसिया जो है वो कौन से शरीर के हिस्से पे आपका ऑपरेशन है उसके ऊपर भी हम सोच के समझ के आपको उतना बेहोश करते हैं। जैसे कि एनेस्थीसिया की जो दवाइयाँ हैं ये आपके दिमाग पे काम करती है और इसलिए आप कोई भी मरीज बेहोश होता है। पर इसके साथ साथ ये जो दवाइयाँ हैं ये दिल पे, फेफड़े पे और बाकी अवयवों पे काफ़ी सारा उसका असर होता है। इसलिए ये जो दवाइयाँ हैं ये खाली हम लोग जो प्रशिक्षित एनेस्थेटिस्ट है, संवेदना हरण तज्ञ है, यही हम दे सकते हैं। तो छोटा सा जो ऑपरेशन अगर आपको करना है, समझिए दांत निकाल रहे हैं, तो दांत निकालने के लिए हम खाली लोकल बेहोशी वहीं का इंजेक्शन मिलता है। तो आपको ध्यान में है कि कभी आप डेंटिस्ट के पास गए हो तो एक छोटा सा इंजेक्शन दांत के अराउंड लगता है, तो उसे कहते हैं स्थानीय भूल। जैसे उतना ही स्थान पे आपको इंजेक्शन मिला है, एनेस्थीसिया मिला है, और फिर आपका दांत निकाल रहे तो आपको दर्द कम होता है। तो ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है कि आपको स्थानीय भूल इसे कहते हैं, दूसरा क्षेत्रीय भूल है जिसमें पूरा एक रीजन आपका बेहोश करते हैं। तो मेरुदंड जो है आपका पिछले पीठ का हिस्सा, वहां पे एक इंजेक्शन लगता है और वो इंजेक्शन के थ्रू हम एक दवाई देते हैं जिससे आपका पूरा कमर से नीचे का हिस्सा भारी हो जाता है और इसके चलते फिर आपके बाकी के ऑपरेशंस हो सकते हैं। जैसे कि कोई पाँव का ऑपरेशन हो, गर्भाशय का ऑपरेशन हो, कोई भी तरह की नी रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट है, ये सब स्पाइनल या एपिड्यूरल इसे कहते हैं, इसमें हो सकती है। तीसरी तरह का एनेस्थीसिया होता है जिसे कहते हैं जनरल एनेस्थीसिया, जिसमें हम मरीज पूरा बेहोश हो जाता है और उसमें हर कोई ऑपरेशन हो सकता है, छोटे से छोटे
ऑपरेशन से लेके बड़ा ऑपरेशन इसमें हो सकता है। जैसे कि आपका हार्ट का ऑपरेशन है, ब्रेन का ऑपरेशन है, बड़े बड़े कैंसर के ऑपरेशन है, जिसके लिए मरीज को बहुत घंटों तक बेहोश रखना पड़ता है। ये सब ऑपरेशन पूरी जनरल एनेस्थीसिया में होते हैं जी। एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं नर्व ब्लॉक। जैसे कि हाथ में ऑपरेशन है तो गर्दन में छोटा सा इंजेक्शन दे सकते हैं, जहां से आपको पूरा हाथ आपका सुन्न हो जाएगा और वहां पे फिर ऑपरेशन किया जा सकता है जी। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जी। इसमें एनेस्थीसिया या जो भी संज्ञाहरण कहते हैं इसे, तो स्थान का क्या महत्व होता है? जैसे अलग अलग एनेस्थीसिया देते हैं तो इसमें स्थान का क्या महत्व होता है, हमारे श्रोताओं को बताइए। आपका मतलब ये है कि ऑपरेशन कहाँ हो रहा है वो स्थान का? जी। तो ममता जी, जैसे कोई मरीज जिसका आप समझ रहे नी का ऑपरेशन हो रहा है, नी रिप्लेसमेंट बहुत कॉमन ऑपरेशन आजकल बहुत लोगों को लग रहा है जी। तो वो करना है तो कुछ लोगों को हम पूरा बेहोश नहीं करते, उनको खाली पीठ में इंजेक्शन देके, जैसे मैं बोल रही थी स्पाइनल या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जी, तो वो कमर से लेके नीचे भारी हो जाता है, तो उसके अंदर ये सब ऑपरेशन हो सकते हैं। और जैसे नी रिप्लेसमेंट है उसमें पीठ में जो एपिड्यूरल मैं कह रही हूँ, हल्की सी एक इंजेक्शन लगती है और उसके थ्रू हम एक छोटा सा प्लास्टिक ट्यूब डालते हैं और वो ट्यूब के थ्रू आपको दवाई मिलती रहेगी। साधारण 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं और उसकी वजह से फिर मरीज को ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है उसमें भी काफी कम दर्द महसूस हो सकता है। तो इसीलिए स्थान का महत्व है कि हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया जो है वो दे पाते हैं। और आजकल तो ये सबसे कॉमन है प्रसव जो डिलीवरी होती है, तो पहले के ज़माने में तो पूरी तरह से सुन्न किया जाता था, लेकिन आजकल सुनते हैं कि सिर्फ जैसा कि आपने भी बताया कि कमर के निचले हिस्से को सुन्न किया जाता है, ऐसा कुछ है? तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो जैसे कि अभी सिजेरियन किसी का करना है, बच्चा निकालना है, तो उसके लिए अगर जरूरी नहीं है तो पूरा बेहोश नहीं करते, उनको स्पाइनल एनेस्थीसिया लगता है। और आजकल तो बहुत ज्यादा लड़कियों को थोड़ा दर्द कम करना है डिलीवरी का, तो उसके लिए भी हम एनेस्थेटिस्ट एपिड्यूरल इंजेक्शन जिसे कहते हैं कि वो डालते हैं। तो उसमें से एक छोटा सा ट्यूब, जैसा मैं आपको बात कर रही थी, तो वो पूरे पेन के दौरान, लेबर के दौरान वो ट्यूब अंदर रहती है और उसमें से एक दवाई चलती रहती है। जी। तो उसके चलते प्रेग्नेंट लड़कियों को जब डिलीवरी के टाइम पे बिल्कुल दर्द नहीं होता है। अच्छा, मतलब सामान्य प्रसव में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है और उससे दर्द कम होता है। हाँ, जैसे कि इसे कहेंगे पेनलेस डिलीवरी जी थ्रू द एपिड्यूरल। जी, तो हमारी बहुत सारी महिलाएं सुन रही होंगी तो अपने डॉक्टर से इस बात का जिक्र कर सकती हैं और दर्द से राहत पा सकती हैं। जरूर बात करें। और एक राहत की बात मैं जानना चाहती हूँ, एनेस्थीसिया देने से बहुत सारे मरीज को उसके साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि हमने सुना वॉमिटिंग होने लगती है, उनके जब वो होश में आते हैं तो अंधेरा सा छाने लगता है आंखों के आगे, सिर दर्द होता है और लगातार मिचली सी होती है। तो इसके बारे में बताइए, क्या ये सच है और क्या करें कि ऐसा ना हो? हाँ जी, तो ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है ममता जी। लेकिन अभी जो है दवाइयाँ हमारी काफी नई दवाइयाँ आ रही है, तो उससे जो दिल मचलना या उल्टी होना अभी बहुत कम हो रहा है और उसके लिए अभी ऑपरेशन के बाद हम भी दवाइयाँ देते हैं जो उल्टी बिल्कुल कम करती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज कुछ खाना नहीं खाते ऑपरेशन के पहले, उसकी वजह से सर दर्द होता है, तो आजकल हम आईवी फ्लूइड्स लगाते हैं या उनको कम से कम फास्टिंग रखते हैं, 4 घंटा या 6 घंटा पहले पानी थोड़ा सा पी सकते हैं, तो उसकी वजह से सर दर्द वगैरह काफी कम रहता है। और चक्कर तो शायद थोड़ा तो आता है, बट थोड़ा बेड रेस्ट करे तो उसकी दिक्कत उतनी नहीं रहती। तो ये जो आपने बताया, ये सब करने के लिए ऑपरेशन जब होता है एनेस्थीसिया के बाद, तो किसी भी ऑपरेशन के कितने घंटे बाद खाना दिया जा सकता है मरीज को, या कितने समय पहले से उसे फास्टिंग रखा जाता है, भूखा रखा जा सकता है? तो पहले के बात करें हम तो जनरली हम अभी आज सुबह का ऑपरेशन है तो मिडनाइट जिसे कहते हैं 12 बजे के बाद मरीज को कुछ खाना मना करते हैं कि ओवरनाइट फास्टिंग जिसे कहते हैं। फिर सबसे पहले 8 साढ़े 8 बजे अगर ऑपरेशन के लिए ले लेते हैं, फिर ऑपरेशन के बाद डिपेंडिंग कौन से शरीर के हिस्से पे ऑपरेशन हुआ है उसके चलते फिर उसको ऑपरेशन के बाद भी खाना उतने समय के लिए नहीं खिलाते हैं। जैसे कि कुछ पेट पे ऑपरेशन अगर नहीं हुआ है, समझ लीजिए पाँव का ऑपरेशन हुआ, नी रिप्लेसमेंट, उसमें 4 या 6 घंटे के बाद
खाना खा सकता है मरीज। तो ये बड़ी सही और अच्छी जानकारी आपने दी है। डॉक्टर, अब हमें बताइए कि एनेस्थीसिया के दौरान ऑपरेशन थिएटर टीम का क्या महत्व होता है, क्योंकि मरीज के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वरना मरीज को देखकर घबराहट सी होती है, मरीज घबरा जाता है डॉक्टर्स की टीम को देखकर। ममता जी, आप बहुत अच्छा सवाल पूछी है ये, क्योंकि जो ऑपरेशन रूम टीम है ये बहुत नया कंसेप्ट है। मतलब पहले हुआ करता था, बट जो कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन थिएटर टीम में जो होना चाहिए उसके पीछे अभी काफ़ी रिसर्च हुआ है। और जो ऑपरेशन थिएटर टीम एक दूसरे से बात करे और एक दूसरे से पूरा प्लानिंग करके काम करे तो पेशेंट का जो आउटकम है और क्वालिटी ऑफ वर्क है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। इसलिए ये जो पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में और अभी बहुत सारा ऐसा आया है, जो WHO है उसने कहा है कि ऑपरेशन टीम का बहुत महत्व है। तो ऑपरेशन थिएटर में टीम में कौन कौन होता है, सबका अहम भाग है। हर एक जो बंदा ऑपरेशन टीम में मौजूद है उसका अपना एक अलग महत्व है। तो इसमें आते हैं ऑपरेशन थिएटर के नर्सेस, जिनको हर ऑपरेशन में क्या होता है वो पता है, कौन सी इक्विपमेंट लगती है, कौन सा सर्जन को कौन से टाइम पे क्या लगना है, तो वो सब उनको पता रहता, तो उनका स्थान एक अलग है। दूसरा रहता कि बेहोशी तज्ञ जो हम है, जो एनेस्थेटिस्ट है, हमारे लिए भी एक टेक्नीशियन रहता है। इन्हें पता है कि हमें कौन सी चीज कौन से समय पे लगनी है, तो हमारा और उनका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम हमेशा उनसे पहले बात करते हैं कि ये केस है, मुझे ये लगना है। तीसरे जो है, जो हमारे महत्वपूर्ण सर्जन्स है कि हम सब ऑपरेशन के लिए वहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो जो सर्जन्स है उनकी एक अलग रिक्वायरमेंट है। और सर्जन और हम एनेस्थेटिस्ट, ये हम एक दूसरे के बहुत बड़े मित्र हैं और हमारा एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी रहता है ऑपरेशन के दरमियान। तो वो हमें बताते हैं कि मैं ये ऑपरेशन करने वाला हूँ और मेरे से एनेस्थेटिस्ट से क्या उम्मीद रखते हैं, और हमारा एनेस्थीसिया का तकनीक थोड़ा सा बदलना पड़ सकता है सर्जन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये जो सब बातचीत हम पहले करके रखते हैं। और सर्जिकल असिस्टेंट्स रहते हैं जो कि सर्जन को मदद करते हैं ऑपरेशन के दौरान। तो ये सब मिलके, और बाकी भी लोग हैं जो ऑपरेशन थिएटर क्लीन रखते हैं, जिनको हम पेशेंट असिस्टेंट कहते हैं, या क्लीनिंग जो स्टाफ है वो सब का भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो पेशेंट शिफ्टिंग में, पेशेंट क्लीनिंग में, ऑपरेशन थिएटर टेबल क्लीनिंग में सब साफ रखने में मदद करते हैं। तो ये सब मिलके हम एक टीम बनाते हैं, और वो टीम का महत्व बहुत ही अहम है, क्योंकि उसके बगैर हम कोई भी ऑपरेशन में सफलता पूरी तरीके से नहीं हो सकती। जी। और मरीज के मानसिक संतुलन का किस तरह से आप लोग ख्याल रखते हैं, पूरी टीम? खास तौर से जैसे ही मरीज को पता चलता है कि उसे एनेस्थीसिया दिया जाने वाला है, बेहोश किया जाने वाला है, तो निश्चय ही उसे भय पैदा होता है, घबराहट होती है, तो वो मानसिक रूप से कैसे आप लोग उसे कंसोल करते हैं? ये जो है आप बहुत ही, अगेन इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बिकॉज कोई भी ऑपरेशन के लिए आता है तो जाहिर है वो बहुत ही डरा हुआ है जी। पहले तो सर्जन देख लेता है, आपका ऑपरेशन करना है ये तय हो जाता है जी। फिर उसके बाद जो सर्जन्स है वो हमें रेफर करते हैं कि इसका ये पेशेंट का ये मरीज का ये ऑपरेशन करना है। तो मरीज को हम हमारे क्लिनिक में देखते हैं। जब क्लिनिक में देखते हैं तो हम उनके साथ पूरी बातचीत करते हैं, उनकी टेंशन कम करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि हम सब साथ में काम कर रहे हैं और हम हमेशा पूरे समय तक मरीज के साथ साये जैसे है। जब तक मरीज ऑपरेशन थिएटर के बाहर नहीं जाता, एनेस्थेटिस्ट हमेशा ही उसके साथ है। तो इस तरीके से उनका टेंशन कम करने की पूरी कोशिश करते हैं जी। और ये बहुत बड़ा सहारा होता है मरीज के लिए, 100%, क्योंकि डॉक्टर्स भगवान की तरह होते हैं। डॉक्टर दीपाली, अब हमें बताइए कि मरीज अपने शल्य क्रिया से पहले नियोजित रूप से किस तरह की तैयारी करे? वो कोई भी मरीज को जब बताते हैं कि अभी आपका ऑपरेशन है, तो बहुत बड़ा अगर ऑपरेशन है तो बहुत नेचुरल है कि वो डर जाते हैं। तो हमें उनको बताना है कि एनेस्थीसिया क्लिनिक में हम उनसे मिलते हैं। और बाकी भी कोई बीमारियां मरीज को हो सकती है, जैसे कि लाइफस्टाइल डिसीजेस होते हैं आजकल बहुत ज़्यादा, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिसीज़ है, ये बहुत कॉमन है। काफ़ी सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, मोटापा भी आजकल काफ़ी बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें ऑपरेशन के पहले कोशिश करना है कि मरीज का वेट कम करे। अगर थोड़ा समय है तो उनका वजन कम करने की वो कोशिश करें। अगर कोई मरीज धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान भी कुछ दिन
पहले कम करना चाहिए, क्योंकि धूम्रपान कंटिन्यूअस चालू रखने से चेस्ट के जो इन्फेक्शंस है, फुफ्फुस के जो इन्फेक्शंस है, उसके चांसेस बढ़ते हैं, खून में ऑक्सीजन का प्रमाण कम होता है। तो अगर एक हफ्ता भी पहले बंद कर ले तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई मरीज़ बंद नहीं कर पाए एक हफ्ता पहले, तो भी एटलीस्ट 2 दिन पहले कम करे स्मोकिंग। ममता जी, एक और आपको बताना चाहूँगी कि जैसे जो डिसीजेस के बारे में अपन ने बात की, लाइफस्टाइल डिसीजेस, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, उनको पूरा कंट्रोल में लेना बहुत ज़रूरी है कोई भी ऑपरेशन के पहले। जैसे कि डायबिटीज़ है तो शक्कर बहुत ज़्यादा होने से ऑपरेशन के बाद दिक्कत आ सकती है। तो ये सब जो डिसीजेस है, किडनी डिसीज़ है, तो उसको भी कंट्रोल, हर डिसीज़ को आपको कंट्रोल में लाना है ऑपरेशन के पहले। तो उसको आप दवाओं से कंट्रोल करते हैं? हाँ जी। तो हम उनको, मरीज जो दवाइयाँ लेता है उसको हम हमेशा वो कंटिन्यू करने को कहते हैं। और कभी ऐसा है कि बीपी अनकंट्रोल्ड हो जाता है, शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाती है, तो उसे पूरा कंट्रोल में लाने की हम फिजिशियन को रेफर करते हैं, जो डायबिटीज़ के डॉक्टर्स हैं, उनसे फिर डायबिटीज़ पूरा कंट्रोल में लेके आते हैं। तो ये सब पूरा कंट्रोल आने के बाद फिर ऑपरेशन होता है। क्योंकि जो शक्कर है, डायबिटीज़, वो अनकंट्रोल रहने से जो जख्म भरना चाहिए, वुंड इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जी। तो इसलिए डायबिटीज़ का कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है। और शायद इसी वजह से ऑपरेशन से पहले बहुत सारी जांच करवाई जाती है। हाँ जी, हाँ। तो किस तरह की जांच करवाई जाती है, ये भी थोड़ी सी जानकारी दे सकेंगे? ज़रूर। तो जो डायबिटीज़ है उसके लिए हम आपको कहेंगे कि आप शुगर की जांच करवाएंगे। HbA1c एक कहते हैं कि आपका 3 महीने का कंट्रोल कैसा है, तो उसकी जांच कराते हैं। फिर बाकी आपके किडनी फंक्शन टेस्ट की जांच कराते हैं, लिवर फंक्शन, चेस्ट एक्सरे, ECG। और अगर मरीज की उम्र ज़्यादा है और कुछ हार्ट के प्रॉब्लम्स है, सो 2D एको यानी हार्ट का फंक्शन कैसा चल रहा है, ये सब जांच पहले कर लेते हैं। तो ये हमारे श्रोता सुन रहे हैं और हमें लगता है कि उन्हें लाभ पहुंचेगा। ऑपरेशन के पहले की जो तैयारी होती है बहुत ज़रूरी होती है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। डॉक्टर, मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि ऑपरेशन से पहले वो किस तरह की तैयारी करें। तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि ऑपरेशन के दिन मरीज किस तरह की सावधानी बरतें। जैसे आप प्री एनेस्थीसिया क्लिनिक में हम मरीज से मिलते हैं, हम उनको बताते हैं कि आपको जो BP की दवाइयाँ है वो चालू रखनी है, और डायबिटीज़ की जो दवाई लेते हैं वो, बिकॉज वो मरीज एक दिन ऑपरेशन के पहले कुछ खाते नहीं हैं, आप फास्टिंग कर रहे हैं, तो डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ हैं उसे जनरली होल्ड करते हैं, उसे लेना नहीं है। बहुत सारे मरीज जो हार्ट का, जिनको स्टेंट बिठाए हैं और कोई वजह हो सकती है, जो खून पतला करने की दवाई लेते हैं, जैसे कि एस्पिरिन है, क्लोपिडोग्रिल है, कोई हेपेरिन लेते हैं, वॉरफेरिन लेते हैं। तो ऐसे सब मरीजों को ये दवाइयाँ 5 से 7 दिन पहले बंद करनी चाहिए। तो वो जो एडवाइस है वो आप मरीज को 5 से 7 दिन पहले ही जब क्लिनिक में देखते हैं तभी दी हुई होती है। तो ये जो डॉक्टर का जो इंस्ट्रक्शन है ये पूरी तरीके से फॉलो करें कि मॉर्निंग में जो दवाई कही है आपको, वो आपको छोटे से सिप ऑफ वाटर हल्के से घूंट के साथ ले लेनी है। ऑपरेशन के पहले जैसे आपको कहा है कि आप ओवरनाइट फास्टिंग करें, सो आपको बताया जाएगा कि दोपहर को ऑपरेशन है, सो कौन से समय से नहीं खाना है। तो वो जो बताया है वो इंस्ट्रक्शन का पूरी तरीके से पालन करें, वरना परेशानी में पड़ सकते। और कई बार एनेस्थीसिया के बाद भी लोग परेशानी में पड़ते हैं, उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो किस तरह के साइड इफेक्ट होते हैं, किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एनेस्थीसिया से? तो ये एक और पॉइंट है, जैसे कि अगर कोई बंदा गलती से अन्न खा लिया हो या कोई पानी पी लिया हो कोई मरीज, तो उसमें डॉक्टर को बताने के लिए हिचकिचाहट जो होती है वो ना करे, क्योंकि एनेस्थीसिया की जो दवाइयाँ हैं ये आपके सब प्रोटेक्टिव जो रिफ्लेक्सेस है उससे पूरा गायब करती है। तो वो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट। तो अगर आप बेहोश है तो अन्न या पानी जो है वो आपके फेफड़े में जा सकता है, पेट में से। सो इसीलिए आप गलती से भी खा लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आपके डॉक्टर को या नर्स को ज़रूर बताएं, तो आपके ऑपरेशन का समय बदल सकता है। बट ये ना बताने से जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उससे ज़रूर बचें।
जी, कई बार मरीज डॉक्टर से छुपा जाते हैं। हाँ जी। डरते हैं कि अभी डॉक्टर ने मना किया था, उनकी बात नहीं मानी, ये नाराज हो जाएंगे। हाँ, तो मन से ये बात निकाल के डॉक्टर को बिल्कुल सही तरीके से बता देना चाहिए। बराबर। और अब साइड इफेक्ट्स के बारे में बताइए। हाँ जी, तो साइड इफेक्ट्स का तो हमने पहले बोला, जैसे कि मामूली साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो उल्टी होना, सर दर्द होना, गले में दर्द होना, क्योंकि जब लंबा ऑपरेशन रहता है तो हम आपके श्वास नलिका है उसमें एक हल्की सी ट्यूब डालते हैं, और उसकी वजह से कभी आपको गले में दर्द, सोर थ्रोट जिसे कहते हैं, वो हो सकता है। हल्की नींद आना, चक्कर आना, ये एनेस्थीसिया के, ठंडी लगना, ये एनेस्थीसिया के मामूली साइड इफेक्ट्स है। तो उसके लिए हम दवाई दे सकते हैं। और कोई मरीज रहते हैं जिनके की दांत बहुत ऑकवर्ड होते हैं, किसी के दांत बहुत लूज होते हैं, तो हम वो पहले ही ऑपरेशन के पहले चेक करते हैं। जब हम मरीज की जांच करते हैं तो उनको बताते भी है कि आपके दांत लूज है तो शायद वो टूट भी सकते हैं, क्योंकि हम आपके मुंह के अराउंड काम कर रहे हैं, तो वो दांत टूटना एक साइड इफेक्ट है। नसों की क्षति जो कहते हैं, जो स्पाइनल या एपिड्यूरल, जो जिनको पीठ में मेरुदंड के अराउंड, स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड इंजेक्शन मिलता है, तो वो मरीजों को चांसेस ऑफ हैविंग अ नर्व इंजुरी आर वेरी लेस, वेरी रिमोट। जैसे कि कह सकती हूँ कि 1 in 10,000 to 1 in 100,000 ऐसे मरीज को नस की क्षति हो सकती है। बट वो आजकल दवाइयाँ इतनी अच्छी है कि वो, मैंने जैसे कहा है कि 1 in 100,000 चांस है उसका। तो एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस आर गेटिंग लेस एंड लेस। और फिर डॉक्टर वहाँ मौजूद है, उसका इलाज भी उनके पास होता है हमेशा। जी। एक और हो सकता है जिसे कहते हैं एलर्जिक रिएक्शन या एनाफिलैक्सिस रिएक्शन टू मेडिसिन्स, तो वो भी बहुत रेयर है, क्योंकि हम आपको जब प्री एनेस्थीसिया चेकअप में देखते हैं तब हम हमेशा मरीज से पूछ लेते हैं कि आपको कोई चीज की एलर्जी है क्या, कोई दवाई की एलर्जी है क्या, कोई दूध की एलर्जी है क्या, एग की एलर्जी, मतलब आपको, बहुत लोगों को जैसे एलर्जी रहती है एंटीबायोटिक्स की, तो आप बेहोश है तो आपने अगर हमें बताया नहीं है और हम वो दवाई दे दे, एलर्जी आपको हो सकती है। इसलिए हम हमेशा पूछते हैं कि आपको कोई चीज़ की एलर्जी हुई है क्या। डॉक्टर, ऐसे अमूमन यही होता है कि फला डॉक्टर है, ये इन डॉक्टर के पास इस तरह का इलाज है, और ये बहुत कॉमन सी बात होती है, लोगों को जानकारी रहती है। लेकिन जो डॉक्टर एनेस्थीसिया देते हैं उनके बारे में मरीजों को जानकारी बहुत कम होती है। तो हमारे श्रोताओं को बताइए, एनेस्थेटिस्ट क्या है, इनकी विशेषता क्या है, कैसे ये विशेषज्ञ बनते हैं? सो ममता जी, बाकी जैसे डॉक्टर्स है वैसे हम भी उतने ही काबिलियत के डॉक्टर्स हैं। जबकि मैं एनेस्थेटिस्ट 25 साल से हूँ, तो मैं मतलब कहूँगी कि हम हर बंदर के व्यापारी है जी। अस्पताल में जो है हमको हर जगह पे बुलाया जाता है, क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग होता है उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि हर एक अलग अलग टाइप की सर्जरी हम देखते हैं। तो हमें पूरी सर्जरी नहीं पता चलती, लेकिन हमें सर्जन्स क्या कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। तो इसलिए हमारा जो रोल है, संक्षिप्त मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि मरीज को दर्द होता है, अक्यूट पेन जिसे कहते हैं और क्रॉनिक पेन जिसे कहते हैं, तो पेन का जो नॉलेज है वो एनेस्थेटिस्ट का बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम पेन क्लिनिक चलाते हैं कि क्रॉनिक पेन, जैसे मरीज रहते हैं जिन्हें कैंसर पेन रहता है, तो वो क्रॉनिक पेन क्लिनिक और अक्यूट पेन, इसमें हम विशेषज्ञ हैं एनेस्थेटिस्ट। दूसरा है कि आईसीयू और हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स। तो इंटेंसिव केयर यूनिट्स में पूरे दुनिया में बहुत जगह पे एनेस्थेटिस्ट ही काम करते हैं, बिकॉज एनेस्थेटिस्ट आर स्पेशलिस्ट इन इंटेंसिव केयर। तीसरे इमरजेंसी एंड ट्रॉमा कंसल्टेंट्स, जैसे कि कहीं भी मास कैजुअलिटी है, तो जैसा हमारा ट्रेनिंग है, एयरवे जो ट्रेनिंग है, और वो सब की वजह से हम उसमें स्पेशलाइज कर जाते हैं। तो इसीलिए इमरजेंसी और ट्रॉमा में बहुत बड़ी इंजरी हुई है, एक्सीडेंट्स हुए हैं, उसमें हम विशेषता रखते हैं। तीसरी, जैसे हम बात कर रहे थे तभी, प्रसूति वेदना, कि बहुत सालों से चल रहा है कि महिलाएं झेलती आ रही है प्रसूति वेदना, प्रसव पीड़ा जिसे कहते हैं। तो जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के बारे में हमने बात की, तो जो एपिड्यूरल डालते हैं तो उससे दर्द निवारण होता है, तो उसमें हमारा रोल अभी बहुत बढ़ रहा है। पेनलेस एपिड्यूरल्स दे के पेनलेस डिलीवरी कराते हैं। एक और रोल है जो सीरियस मरीज रहते हैं जिन्हें ट्रांसफ़र करना पड़ता है,
जैसे कि ट्रांसप्लांट के आजकल बहुत मरीज जी। जो दिल्ली में ऑर्गन है, आपको बम्बई लाना है पेशेंट को, या ऐसा जो ट्रांसफ़र रहता है जी। तो ऐसे मरीजों को ट्रांसफ़र करने में हम विशेषता रखते हैं। तो जैसे ट्रांसफ़र एनेस्थीसिया इज़ वन स्पेशलिटी। और जो है एंडोस्कोपी है, सीटी स्कैन्स है, एमआरआई है। कोई मरीज जो रहते बहुत एंग्शियस रहते हैं, उन्हें डर लगता है कि मैं एमआरआई में कैसे जाऊं, तो उन्हें सिडेशन देना पड़ता है, उनको थोड़ा एंग्जाइटी कम करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ में हमारा पूरे अस्पताल में रोल है। मतलब एक इमारत है, इमारत की जो नींव होती है वो आपका रोल होता है। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा है। लेकिन ये है कि हम हमेशा ओटी के अंदर रहते हैं। हाँ। तो हमेशा पर्दे के पीछे है। जी जी जी। तो बस नींव भी तो दिखाई नहीं पड़ती है, इमारत दिखाई पड़ती है। सही बात कही तो है। आपकी भूमिका बहुत अहम होती है, और इसलिए जब आप किसी मरीज को कोई चेतावनी दें, कुछ सलाह दें, तो मरीजों को ध्यान से सुनना चाहिए और फॉलो करना चाहिए जरूर बात को। और अब हमें बताइए कि एनेस्थीसिया से जुड़ी हुई किस तरह की नई तकनीकें आई हैं और किस तरह से खोज हुई है, इसके बारे में बताइए। तो ये जो जर्नी रहा है एनेस्थीसिया का, पिछले 100-150 साल का आप पकड़ेंगे तो मतलब जहाँ से चालू हुआ है कि पहले आप एक सिर पे जोर से आपको मार दिया, पेशेंट को बेहोश करके दांत निकालते थे, वहाँ से लेके हम इतना बड़ा लंबा जर्नी रहा है कि हम अभी बड़े बड़े ब्रेन ऑपरेशंस के लिए 10 घंटा आराम से पेशेंट को बेहोश करते हैं। हार्ट ऑपरेशंस, बीटिंग हार्ट पे ऑपरेशन, सर्जरी जैसे इवॉल्व हुई है वैसे एनेस्थीसिया भी इवॉल्व हुआ है। जी जी। तो ये जो नई तकनीकें हैं, ये नई दवाइयाँ आई है, वो काफ़ी सेफ दवाइयाँ हैं जिसकी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है, तो मरीज़ों को घंटों घंटे बेहोश रख सकते हैं। एनेस्थीसिया की मशीन जो है उसमें काफ़ी सेफ्टी फीचर्स आए हैं। जी, अच्छा। तो हम बराबर ऑक्सीजन दे रहे हैं, क्योंकि मरीज़ कुछ नहीं बेहोश है, खुद की सांस भी हम उनको दे रहे हैं। तो जो ऑक्सीजन प्रमाण जाना चाहिए, एनेस्थीसिया का दवाई का बराबर प्रमाण जाना चाहिए, वो एनेस्थीसिया मशीन अभी सब कुछ हमें बताता है कि ये सब सही चल रहा है। तो जो सेफ्टी है एनेस्थीसिया मशीन की, वो ओवर द टाइम बहुत इम्प्रूव हुई है। तीसरी चीज़ ये है कि हम बहुत टीम, जैसे अपनी बात हुई कि हम एक दूसरे से बात करके टीम बना के काम कर रहे हैं, सो दैट ऑल्सो इज़ अ बिग इम्प्रूवमेंट इन पेरी ऑपरेटिव केयर। तीसरा है इन्फेक्शन कंट्रोल इन सर्जरी एज वेल एज होल पेरी ऑपरेटिव केयर। उसकी वजह से मरीज के जो आउटकम्स है उसमें बहुत फ़र्क आया है। तो इसमें एनेस्थीसिया का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और जो स्पेशलाइजेशंस है, अभी एक एनेस्थेटिस्ट जो पहले सब कुछ करते थे, अभी हमारी ब्रांच में भी बहुत स्पेशलाइजेशन हुआ है कि हम हार्ट के लिए कार्डियक एनेस्थेटिस्ट अलग है, बच्चों के लिए पीडियाट्रिक एनेस्थेटिस्ट अलग है, ब्रेन ऑपरेशंस के लिए हम न्यूरो एनेस्थेटिस्ट अलग है, ऑन्को एनेस्थेटिस्ट मतलब कैंसर के लिए अलग है। तो इस तरीके की बहुत सारी स्पेशलाइजेशन अभी एनेस्थीसिया में है। जी जी। तो बहुत लंबा क्षेत्र है। डॉक्टर दीपाली, हमारे श्रोताओं को अब बताइए कि ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद क्या होता है और किस तरह की तैयारी होती है। ज़रूर, क्योंकि ऑपरेशन के लिए जब आते हैं तो उन्हें लगता कल क्या होने वाला है, और एक डर सा मन में रहता है। जी जी। तो ये मैं अब श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि एक दिन पहले आप अगर एडमिट होते हैं, दूसरे दिन आपका ऑपरेशन है, तो आप फास्टिंग रहेंगे। सुबह को आपको शायद ड्रिप चलाया जाएगा और फिर आप ओटी में जाते हो। तो ओटी में जब जाते हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, पूरा ऑपरेशन थिएटर आपके लिए रेडी है। ऑपरेशन थिएटर में आपकी फिर से जांच की जाएगी, पूछा जाएगा आपको कि आपका नाम क्या है, आपका ऑपरेशन क्या हो रहा है, ताकि हम सही मरीज पे सही ऑपरेशन करें। उसके बाद सब चेक्स के बाद आपको ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे लोग दिखेंगे, बहुत सारी मशीन्स दिखेंगी, लेकिन इसके बारे में बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब मशीन और ये सब लोग जो है वो हमने पहले बात की, जो ऑपरेशन थिएटर टीम है उसके ही लोग हैं। और एक जो मशीन रहेगी वो एनेस्थीसिया मशीन रहेगी, और बाकी नर्सेस रहेंगे जो अपना सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं। तो उससे आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको जब आप ओटी टेबल पे लिया जाएगा और आपको मॉनिटरिंग जिसे कहते हैं वो लगाया जाएगा, जैसे कि ब्लड प्रेशर, कफ लगाएंगे, ईसीजी लगाएंगे, और एक ऑक्सीजन आपके ब्लड में कितना है उसका एक छोटा सा प्रोब आपके फिंगर में डाला जाएगा। ये हर मरीज के साथ होता है,
और ये आपके सेफ्टी के लिए है, तो इससे बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब करने के बाद आपको आपकी जो एक नस में ड्रिप रहेगा उसमें से एनेस्थेटिस्ट आपको दवाई ड्रिप में से देंगे और धीरे धीरे दवाई जैसे आपके ड्रिप में से जाएगी मरीज बेहोश होता है। जी जी। तो ये बहुत रूटीन प्रोसीजर है और इसमें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जी जी। डॉक्टर, कितना भी हम समझाइश कर लें लेकिन एनेस्थीसिया के नाम से, ऑपरेशन के नाम से घबराहट होती है मरीज को, और मरीज के साथ साथ मरीज के परिवार को भी घबराहट होती है, वो भी टेंशन में आते हैं। तो हमारे श्रोताओं को सलाह दीजिए कि ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले किस तरह से सावधानी बरतें और अपनी चिंता किस तरह से भगाएं। तो ये बहुत नेचुरल है, लेकिन आज अपना प्रोग्राम सुनने के बाद लोगों का उम्मीद रखती हूँ कि थोड़ा जो एंजाइटी है वो कम हुई हो, और मरीज की तो हो प्लस फैमिली मेंबर्स को भी जिन्होंने सुना है वो समझे कि डॉक्टर इतना भयानक आजकल ये नहीं है, और डॉक्टर जो आपको बता रहे हैं एनेस्थीसिया डॉक्टर्स प्लस आपके सर्जन्स, तो उनकी सलाह पूरी तरीके से माने, जो दवाइयाँ बोली है वो सही तरीके से लें, और प्रोसीजर बहुत सिंपल है, उसका पूरा जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसे भी बोली है वैसी दवाइयाँ खाए, स्मोकिंग ना करे, और फैमिली मेंबर्स भी अगर उनका साथ दे इसमें और उन पेशेंट की एंजाइटी कम करे और खुद की एंजाइटी कम करे, जो सवाल है वो डॉक्टर से पूछ ले। तो डॉक्टर से पूछने के बाद पूरा आपको जब पता चले तो आपकी एंजाइटी अपने आप कम होगी। और ये कहना चाहूंगी कि एनेस्थीसिया और सर्जरी अभी काफी सेफ हुआ है, तो इतनी डरने की आवश्यकता नहीं है। जी जी। और अगर ज्यादा ही घबराहट हो रही हो तो आपका मोबाइल यंत्र साथ में रहता है, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए विविध भारती सुनते रहें, गाना सुनते रहें। डॉक्टर दीपाली विविध भारती के स्टूडियो में आप आई और इतनी जानकारी वाली बातें हमारे श्रोताओं को आपने बताई। हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को लाभ पहुंचेगा आपकी इस बातचीत से और उनकी घबराहट एनेस्थीसिया के प्रति कम होगी। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार। ममता जी धन्यवाद, और श्रोताओं को भी धन्यवाद एनेस्थीसिया की जानकारी और ऑपरेशन थिएटर की जानकारी सुनने के लिए। एनेस्थीसिया से जुड़ी हुई बातें, इस विषय पर डॉक्टर दीपाली त्रिवेदी से आपने बातचीत सुनी। बातचीत की आपकी इस रेडियो सखी ममता सिंह ने। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारी तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। तो अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।